हेलो बच्चे लोग, आज की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। और कंसंट्रेशन टर्म की सीरीज में पार्ट 3 में आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम सिर्फ एक मेथड को पढ़ेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बड़ा है, इसलिए हम लोग इसके लिए स्पेशल क्लास बनाएंगे। उसके पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, इतने सारे मेथड हैं, यदि काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक हम लोग देखे थे। सेकंड पार्ट में हम लोग ने पिछले वीडियो में ये तीनों को देखा और आज हम देखने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी एन को। सभी का फार्मूला मैं लिख दिया हूँ। तो देखिए, ये सभी में जो फार्मूले में वॉल्यूम है, जिसमें आयतन है, वह तापमान बदलने से बदल जाता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए तो कोई भी दे देता है, लेकिन जब प्रयोगशाला में जब कंसंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए जब हम जाते हैं तो हमें उस विधि का प्रयोग करना चाहिए जो ताप से प्रभावित नहीं होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जिसमें भी आयतन नहीं है वह टेम्परेचर से फ्री है, टेम्परेचर के बदलने से उस पर कोई प्रभाव नहीं है। उसका बॉइलिंग पॉइंट में निकालें, चाहे उसके फ्रीज टेम्परेचर पर निकालें, चाहे रूम टेम्परेचर पर हम निकालें, सभी टेम्परेचर पर हमारा कंसंट्रेशन सही आएगा, वही आएगा। तो उसी मेथड को हमें अपनाना चाहिए। तो जिसमें भी देखिए, ये हो गया हमारा, ये इसमें वॉल्यूम नहीं है, उसके बाद इसमें नहीं है, फिर इसमें नहीं है, फिर इसके बाद देखिए इसमें नहीं है। तो ये जिसमें वॉल्यूम टर्म नहीं है वो ज़्यादा बेस्ट मेथड कहे जाते हैं। ओके, लेट्स मूव टू नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को समझने के पहले हमें एक अलग टर्म समझना है, जिसको कहते हैं इक्विवेलेंट वेट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तुल्यांकी भार और ग्राम तुल्यांक की संख्या को हमें समझना है। तो शुरू करते हैं हम लोग नॉर्मेलिटी। चलिए, तो देखिए, इक्विवेलेंट वेट, इसको कहते हैं तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार, अभी तक आपने सुना होगा परमाणु भार और अणु भार। आज एक नया भार सुनते हैं, तुल्यांकी भार। ये होता क्या है? ये होता है अणु भार को ही हम किसी नंबर से उसको डिवाइड करते हैं। अब वो क्या नंबर अभी बताएंगे। देखिए, अणु भार बटे हम लिख देते हैं इसको एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर लिख देते हैं। वो एक्स क्या है, इसी को हमको समझना है। वैलेंसी फैक्टर भी इसको बोलते हैं। किसी किताबों में इसको एन फैक्टर भी लिखा होता है। तो क्या लिखा रहता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पे क्या होना चाहिए ये हमको समझना है। तो एक्स फैक्टर क्या होते हैं? अम्ल के लिए एक्स फैक्टर अलग होता है, क्षार के लिए अलग होता है, और लवण के लिए अलग होता है, ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थों के लिए अलग अलग होता है। उसी को हमको समझना है और उसी के आधार पर ही हम नॉर्मलता को समझ पाएंगे। तो देखते हैं एक्स फैक्टर किसके लिए क्या होता है। देखिए, एक्स फैक्टर देखो, नंबर 1 हम लोग लिख देते हैं फॉर एसिड, अम्ल। अम्ल के लिए लिखते हैं प्रति अणु से निकलने वाले हाइड्रोजन आयन की संख्या। अम्ल वही होता है जो H+ आयन या हाइड्रोजन आयन देता है। तो प्रति अणु निकलने वाले H+ आयन की संख्या, कितना H+ आयन वो रिलीज कर रहा है। ठीक है। दूसरा, फॉर बेस, क्षार के लिए। क्षार किसे कहते हैं? आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार जो हाइड्रोक्सिल आयन दे। तो एक अणु से कितना हाइड्रोक्सिल आयन निकल रहा है, तो
इसके लिए क्या बोलेंगे, प्रति अणु निकलने वाले हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या ही एक्स फैक्टर में यहाँ लिखाया जाए। अभी एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे, पहले लिख लो ये होता क्या है। तीसरा हम लोग देखते हैं फासाल, किसी आयनिक लवण के लिए, ठीक है, लवण के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, इसके लिए एक्स फैक्टर क्या होता है, वो होता है हमारा उसके कुल धन आयन या ऋण आयन की संख्या, प्रति अणु कुल धनायन या ऋण आयन की संख्या, ऋण आयन की संख्या, या तो धनायन को देखिए या तो ऋण आयन देखिए। जैसे सोडियम क्लोराइड में एक धनायन होता है तो उतना ही एक ऋण आयन होता है, तो एक से इसको भाग दे देंगे अणु भार को। कैल्शियम क्लोराइड में दो धनायन होता है, दो ऋण आयन होता है, तो किसी एक की संख्या को देखना है। धनायन चूंकि उतना ही होता है, दोनों में की संख्या बराबर होता है, तो या तो धनायन की संख्या को उसमें भाग दे दीजिए या ऋण आयन की संख्या को। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नंबर चौथा, ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक के लिए। ऑक्सीकारक कौन होते हैं, ऑक्सीकारक वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको लिखते हैं प्रति अणु ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये अणु हो सकता है, आयन हो सकता है, कितना इलेक्ट्रॉन वह एक्सेप्ट कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की संख्या से हम भाग दे देंगे। और इसके पांचवा में हम लोग देखते हैं फॉर रिड्यूसिंग एजेंट, इसके अपोजिट हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट, अपचायक। अपचायक कौन होते हैं, अपचायक उसे कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए लिख देते हैं प्रति अणु त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। ये देखिए, ये है एक्स फैक्टर। अलग अलग प्रकार के केमिकल के लिए, अलग अलग प्रकार के पदार्थों के लिए हम यहाँ पर तुल्यांकी भार निकालेंगे, तो अणु भार को भाग देना होता है। इसमें यदि अम्ल है तो एक अणु से कितना प्रोटॉन वो त्याग कर सकता है। जैसे HCl है तो एक प्रोटॉन त्यागेगा तो एक से भाग देंगे, H2SO4 है तो 100% आयनित हो जाने पर 2 हाइड्रोजन आयन देगा तो 2 से भाग देंगे। फास्फोरिक अम्ल है तो 3 H+ आयन होता है, यदि तीनों को रिलीज कर देता है तो 3 होगा, ठीक है। इस तरह से बेस के लिए हाइड्रोक्सिल आयन की संख्या से भाग देंगे, लवण के लिए उसकी कुल धन आयन या ऋण आयन की संख्या से भाग देंगे, ऑक्सीकारक पदार्थ के लिए ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देंगे, और अपचायक पदार्थ के लिए त्यागे गए इलेक्ट्रॉन की संख्या से भाग देंगे। ये पांचों हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब इसके बाद हम एक लिस्ट आपको बना के बता दे रहे हैं समझाते हुए। ये देखिए, एक लिस्ट हम बना दे हैं कुछ एग्जाम्पल के साथ में। यहाँ पर देखिए, ये 3 ऐसे एग्जाम्पल आपको बताए हैं जिसके लिए एक्स फैक्टर का मान 1 होता है। ऐसे ढेर सारे अम्ल, क्षार और लवण हैं, कुछ सैंपल है आपके लिए। यहाँ पर एक्स फैक्टर H+ आयन एक ही रिलीज होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज होगा, और यहाँ पर धन आयन या ऋण आयन की संख्या 1 है। तो हम अणु भार को क्या करेंगे, 1 से भाग दे देंगे। तो ऐसे अम्ल, क्षार या लवण जिनके लिए वैलेंसी फैक्टर या एक्स फैक्टर 1 होता है, उसका अणु भार और तुल्यांकी भार दोनों के दोनों समान हो जाएंगे, क्योंकि 1 से भाग दे रहे हैं। हम यहाँ पर ये मान के चल रहे हैं कि वो 100% आयनित हो जा रहा है। उसके बाद की स्थिति को हम आपको समझा रहे हैं, सिर्फ एक्स फैक्टर क्या है, ठीक है। H2SO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और जिंक सल्फेट, यहाँ पर देखिए 100% आयनित हो जाता है। सारे के सारे हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन
रिलीज हो जाते हैं, उस स्थिति में यहाँ से 2 H+ आयन हमको मिलेगा, यहाँ से 2 हाइड्रॉक्सिल आयन हमको मिलेगा, यहाँ पर जिंक और सल्फेट आयन में 2 धनायन या 2 ऋणायन होता है। तो सभी के लिए एक्स फैक्टर 2 हो गया। तो इसके जो अणुभार है उसमें एक्स फैक्टर को भाग देंगे तो उसका जस्ट हाफ आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो गया। तो ये अणुभार ये हो गया तुल्यांकी भार। और यहाँ पर 3 ऐसे उदाहरण आपके लिए लेकर के आए हैं जिसमें एक्स फैक्टर 3 है। फिर रिपीट कर दूं मैं, ये हम मान के चल रहे हैं कि सारे के सारे हाइड्रोजन वहाँ पर फ्री हो जा रहे हैं। वो देखना पड़ता है, आगे हम लोग समझेंगे कि बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं है कि जितना हाइड्रोजन दिख रहा है सारे के सारे जो है वो H+ आयन के रूप में टूट के अलग हो जाएं। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि सारे हाइड्रोजन आयन के रूप में टूट जाएं, उसमें बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी हम आपको एक्स फैक्टर समझाना है करके हम मान के चल रहे हैं कि यहाँ तीनों हाइड्रोजन जो है वो आयनित हो गए हैं, यहाँ पर तीनों हाइड्रोक्सिल जो है वो आयनित हो गए हैं, और यहाँ पर 3 धनायन या 3 ऋणायन होता है। तो इसके लिए एक्स फैक्टर 3 है। तो इसके अणुभार को 3 से भाग देते हैं, तो इस तरह से हमको तुल्यांकी भार प्राप्त होता है। ये कुछ उदाहरण है, ऐसा आप बाकी सभी को निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम देखते हैं ग्राम तुल्यांक की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। एक फार्मूला है, ग्राम तुल्यांक की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। जैसे हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास करते हैं, वैसे यहाँ पर ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालने के लिए गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, इसका फार्मूला बन जाता है दिया गया द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान, दिया गया भार बटे तुल्यांकी भार। इसका फार्मूला बन जाता है दिया गया भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। इसको सिंबॉलिक में हम लोग लिखेंगे ऐसा, W अपॉन इक्विवेलेंट वेट, ये देखिए ऐसा। तो विलेय के लिए निकालेंगे तो हम B और B लिख देंगे, विलायक के लिए A लिख देंगे। इस चैप्टर में हम लोग AB यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा ग्राम तुल्यांक की संख्या। अब हम आते हैं इसके नॉर्मेलिटी के नाम पर, नॉर्मेलिटी की परिभाषा पर आते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके सूत्र में। तो अब देखिए नॉर्मलता क्या है, नॉर्मेलिटी क्या है। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को ही नॉर्मलता कहते हैं। इसमें ये ग्राम तुल्यांक संख्या ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसको हमको तुल्यांकी भार और ग्राम तुल्यांक की संख्या को पहले समझा दी है। तो नॉर्मलता उसके 1 लीटर में कितना ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्मलता। अब देखिए मोलरता और नॉर्मलता को बिल्कुल क्लियर करने के लिए मैं आपको फिर से सॉल्यूशन बनाते हुए समझा लूँ, उनके डेफिनेशन को क्लियर करने के लिए। तो देखिए इधर हम लोग लिख देते हैं नॉर्मलता, इसको कैपिटल N से डिनोट किया जाता है, कैपिटल N, ये कैपिटल N। और मोलरता को हम लोग कल जान चुके हैं, मोलैरिटी, इसको कैपिटल M से हम लोग डिनोट करते हैं। तो देखिए जब हम एक, चूंकि दोनों को 1 लीटर विलयन होना चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ले लेते हैं। फिर से दोनों के विलयन बनाने के लिए आयतनात्मक फ्लास्क, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, जिसमें यहाँ पर चिन्ह लगा होता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ले लिए हैं 2 वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, आयतनात्मक फ्लास्क, ठीक है। ऐसे ही मिलता जुलता है कोनिकल फ्लास्क होता है जो कुछ इस तरीके के बना होता है, ऐसा होता है, ये है कोनिकल फ्लास्क। तो कई बार इसी का भी अलग अलग वॉल्यूम कैपेसिटी का अलग अलग होता है। ये 1 लीटर का है, इसका 500 ml का भी होता है, 250 ml का होता है, इसका भी 1 लीटर होता है, 500 ml होता है, 250 ml होता है, इसमें भी ऐसा चिन्ह लगा होता है। तो ये कोनिकल फ्लास्क है,
ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है, आयतनात्मक फ्लास्क। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या रहता है कि दोनों में 1 लीटर बिलियन में उपस्थित मोल्स और तुल्यांक की संख्या होता है। तो दोनों में पहले पदार्थ ले लेंगे। चलिए आज एग्जांपल में लेते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर मास होता है 40 ग्राम, अणु भार 40 होता है। तो यदि हम 1 मोलर बनाना चाहते हैं, हाँ, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं तो इसके ग्राम अणु भार 40 ग्राम तौलेंगे और इसमें पहले इसको रख देंगे, 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें डाल देंगे। अब हम मान लीजिए 1 नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना चाहते हैं, 1 नॉर्मल, तो इसके लिए हमको क्या लेना है, उसके इक्विवेलेंट वेट को लेना है। तो चूंकि इसका वैलेंसी फैक्टर या एक्स फैक्टर जो होता है वो एक ही होता है, तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट भी 40 ही होगा। तो इसमें भी 40 ग्राम लेते हैं यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को, और दोनों में पानी डालते हुए इसको पानी भर देते हैं, पूरे इस तरह से घोल देते हैं। ये देखिए हमारा 1 लीटर का सोडियम हाइड्रोक्साइड बिलियन बन गया। तो 1 नॉर्मल में भी 40 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड हम उसमें घोलेंगे, 1 मोलर में भी 40 ग्राम घोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर या एक्स फैक्टर एक है। अब देखते हैं H2SO4 को, दोनों को इसलिए ले रहे हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 98 ग्राम होता है, अणु भार 98 होता है। तो यदि 1 मोलर बनाना है तो यहाँ पर 98 ग्राम पहले सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे, उसके बाद उसमें पानी मिला करके 1 लीटर बनाएंगे। और यहाँ पर देखिए 1 नॉर्मल बनाना है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 होता है, तो 98/2 करेंगे तो 49 ग्राम आएगा। यहाँ पर हम डालेंगे 49 ग्राम, ये देखिए, तो इसमें हो जाएगा 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड पहले रखेंगे, उसके बाद उसमें पानी भरते हुए यहाँ तक 1 लीटर का सॉल्यूशन तैयार करेंगे। तो इसमें 49 ग्राम रहेगा, तुल्यांकी भार 49 है, और इसमें अणु भार रहेगा, क्योंकि इसमें मोलर में अणु भार को उसमें घोलते हैं। तो ये हो गया दोनों में अंतर। नॉर्मलता 1 नॉर्मल करना है तो उसके तुल्यांकी भार के बराबर हम उसके पदार्थ को लेंगे और उसको 1 लीटर सॉल्यूशन बनाएंगे, और इसमें अणु भार के बराबर पदार्थ को लेते हैं और 1 लीटर सॉल्यूशन बनाते हैं। तो इसी को कहते हैं ग्राम अणु की संख्या या मोल की संख्या। तो 1 मोल है तो इसके लिए बोलेंगे 1 मोलर। ग्राम अणु की संख्या कितना है, तो 98 ग्राम है। यहाँ पर बोलेंगे ग्राम तुल्यांक की संख्या, तो ग्राम तुल्यांक कितनी है, 49 ग्राम है, और नॉर्मलता इसकी कितनी है, 1 नॉर्मल हो गया, क्योंकि 1 ग्राम तुल्यांक के जितने वजन हम लोग लिए हैं। ठीक है, तो ये है सॉल्यूशन बनाते हुए दोनों के डेफिनेशन को हम अच्छे से समझ गए। 1 नॉर्मल है तो इसको हम लोग बोलते हैं 1 नॉर्मल, और यदि इसका 2 नॉर्मलता इसकी यदि 2 है तो 2n लिखा रहता है, इसको बोलते हैं बाई नॉर्मलिटी, बाई नॉर्मल। और यदि उसकी नॉर्मलता 1/2 रहता है, 1/2 नॉर्मल रहेगा तो इसको बोलते हैं सेमी नॉर्मल, सेमी नॉर्मल बोलते हैं। 1/10 रहने से उसको डेसी नॉर्मल बोलते हैं, और नॉर्मलता 1/100 होने से उसको सेंटी नॉर्मल बोलते हैं। इसका यूज होते रहता है, इसलिए इसको हम देख लेते हैं। तो 1/2n ऐसे भी लिखाता है और n/2 भी लिखा हुआ रहता है, तो भी इसका मतलब वही है। तो 1/2 रहेगा तो उसको बोलेंगे सेमी नॉर्मल, 1/10 रहेगा तो उसको डेसी नॉर्मल, और उसको 1/100 रह जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेंटी नॉर्मल। सॉल्यूशन बनाते समय हम 1 नॉर्मल
बनाएंगे करके जान रहे थे तो हम लोग उसमें 49 ग्राम H2SO4 तौल लिए। लेकिन हम क्या सीख रहे हैं, बने बनाए विलयन की सांद्रता निकालना है, तो उसके लिए हमको फार्मूला सीखना पड़ेगा। और वही फार्मूला हम लोग देखते हैं जो डेफिनेशन से आता है। डेफिनेशन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या ही नॉर्मलता कहलाता है। तो नॉर्मेलिटी, विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या, विलेय के ग्राम विलयन का 1 लीटर में या लीटर में आयतन। अब इसको हम लोग फार्मूला में बदलते हैं, लिखा जाएगा ग्राम तुल्यांक की संख्या। भी आपको फार्मूला लिख के बताए थे, क्या था हमारा अणुभार, क्या था, दिया गया द्रव्यमान बटे तुल्यांकी द्रव्यमान। तो दिया गया द्रव्यमान को W लिखते हैं और विलेय के लिए V लिख देते हैं, और तुल्यांकी भार के लिए इक्विवेलेंट वेट लिख देंगे सिंबॉलिक, और उसके बाहर हम लोग V लिख देते हैं। विलेय की बात कर रहे हैं, और ये नीचे में आ जाता है हमारा VL ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, तो देखिए अब इसको हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं। WB और इक्विवेलेंट वेट नीचे आ जाएगा, और गुणित, तो लीटर को ml में बदलते हैं, तो इसमें 1000 का भाग हो जाता है और ये ml में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर ये 1000 ऊपर चल देता है, जिसका फार्मूला हमको निकल के आता है इस तरीके से। नॉर्मेलिटी बराबर बन जाता है WB into 1000 अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू ml में सॉल्यूशन। ये हमारा सिंपलेस्ट फार्मूला हो गया टू कैलकुलेट नॉर्मेलिटी। यहाँ पर हो गया, ये भी ग्राम में रहेगा, ये भी हमारा ग्राम में हो गया, ये हमारा ml में रहेगा। लीटर में दिया भी रहेगा तो उसको ml में कन्वर्ट करके मान रखना है, क्योंकि फार्मूला ml में हम लोग कन्वर्ट कर चुके हैं। ये है नॉर्मल निकालने का सूत्र। चलिए कुछ एग्जांपल से इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट जिसका अणुभार 106 है, 5.3 ग्राम 500 ml विलयन में घुला है, तो नॉर्मलता निकालिए। ठीक, ये सूत्र है हमारा WB गुणित 1000 बटे इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 5.3 ग्राम विलेय का दिया गया द्रव्यमान 5.3 ग्राम है, रख दिए इक्विवेलेंट वेट अणुभार बटे उसकी वैलेंसी फैक्टर। यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट में धन आयन की संख्या कितनी है, एक अणु में से 2 धनायन या 2 ऋणायन, तो 2 से भाग हो जाएगा। तो इसको हल कर देते हैं हम लोग। तो ये देखिए, इसको भाग दे देंगे तो हो जाएगा 53 आ जाएगा 500 ml। ठीक, ये कट गया, गुने में हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारा 0.1। ठीक है, तो हो जाएगा 0.2 नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मलता का जो इकाई है हमारा, इतना नॉर्मल पर लीटर बोलते हैं इसको, या नॉर्मलता बोल देते हैं सीधा सीधा। तो ये है हमारा एक उसका एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, दोनों को रिलेट करके एक फार्मूला बना सकते हैं हम लोग। ठीक है, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी। ठीक, तो दोनों का फार्मूला लिख देते हैं हम लोग। नॉर्मेलिटी WB into 1000 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब दोनों को हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं इस तरीके से, दोनों को भाग कर देते हैं। ये बटा ये करो चाहे ये बटा ये करो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है।
तो हो जाएगा W वॉल्यूम। ठीक, तो बाकी जो कॉमन टर्म हम कट जाएंगे, ये इसके साथ कटा, ये इसके साथ कट गया, ये इसके साथ कट गया, ऊपर में बच गया 1 बटे इक्विवेलेंट वेट, नीचे में बच गया 1 बटे मॉलिक्यूलर वेट। 1 बटे इक्विवेलेंट वेट और 1 बटे मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, दोनों बी ले के लिए तो बी लिखते हैं। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 बटा के बटा जो है वो लड़ जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट हमको मिलता है इस तरह से। नॉर्मेलिटी अपॉन मोलैरिटी अपॉन इक्विवेलेंट वेट। एक कन्वर्जन और कर सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं। ये हो जाता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन एक्स फैक्टर। ये फिर से कट गया और ये बट्टे के बट्टे में तो ऊपर चला जाएगा, एक्स फैक्टर आ गया। तो इसको फिर से आगे लिखना चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स फैक्टर इंटू, ये रिलेशन निकल का है। नॉर्मलता और मोलरता में ये संबंध है। मोलरता में यदि हम उसके वैलेंसी फैक्टर या एक्स फैक्टर को गुणा कर देते हैं तो वो नॉर्मलता में बदल जाएगा। तो ये रहा नॉर्मलता से संबंधित सारी जानकारी डिटेल में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।